हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और आप सभी का स्वागत है हमारी भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में, जो कि हमने कल से ही स्टार्ट की है और आज इसका दूसरा सेशन है। जिन लोगों ने पहला सेशन नहीं देखा हो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पहला सेशन ज़रूर देखें, रिकॉर्डेड देखें अगर नहीं देखा है लाइव तो, क्योंकि शुरुआत से देखना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। कल ये स्टार्ट हुई थी सीरीज जिसमें मैंने आपको पहले ताज के शासन के बारे में बताया था, किस प्रकार से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और कैसे उसके बाद एक एक्ट पारित किए गए और उनमें क्या क्या प्रावधान थे। 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पीट्स का इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट इस कड़ी में आखिरी अंतिम चार्टर एक्ट था। इस एक्ट में कंपनी के लिए आगे की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी और ठीक 5 साल के बाद जब भारत में 1857 का विद्रोह जब हुआ तो उसके बाद कंपनी को भंग कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक मामला तो 1833 के एक्ट से ही समाप्त हो गया था, जो बचा हुआ था राजनीतिक वो भी समाप्त कर दिया गया, प्रशासनिक काम भी समाप्त कर दिया गया कंपनी का, और 1858 का अधिनियम पारित किया गया। तो आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ताज के शासन के बारे में, किस प्रकार से ताज का शासन शुरू हुआ और 1858 के एक्ट से लेकर तो उसके बाद भारत के आजाद होने तक के जितने भी कानून पारित किए गए उनकी विशेषताएं और उन पर हम लोग चर्चा आज के सेशन में करेंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है सभी को ठीक से। पहले तो मुझे ये बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू हियर मी। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। और मैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि 1 या 2 एक्ट को अगर आप पढ़ भी लोगे तो उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा आपको सीक्वेंस में लास्ट तक 1947 तक समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बनेगा। देखो, वो कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से पढ़ो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद में। और पूरा के पूरा यहाँ से कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हुआ तो कितना ही मुश्किल, कितना ही टेढ़ा क्वेश्चन यूपीएससी या किसी एग्जाम में आपको यहाँ से पूछ लिया जाए, आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें सेशन की। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी मकर संक्रांति, सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। चलिए, तो सबसे पहले अनअकैडमी इंट्रोडक्टरी ऑफर। आपको पता है कि इस समय अनअकैडमी का इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा है, और यदि अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2023 के लिए तो 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 63,000 में मिल जाएगा, 63,000 में, जीएस प्लस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, नोट्स, सब कुछ। और इतना ही नहीं, इसमें आप लोगों को नोट्स और टेस्ट सीरीज के अलावा 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री है। 3 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलेगा, मतलब 18 और 3 21 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 63,000 में मिलेगा। इसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है। अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर जाइए और मेरा रेफरल कोड CKLIVE, CK लाइव अप्लाई कीजिए और आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 10% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप आपको मिलेगा। ये ऑफर 19 जनवरी तक वैलिड है, 19 जनवरी के पहले आप ले सकते हैं। इसी के साथ अनअकैडमी कॉम्बेट में आप, जो कि हर संडे को 11 बजे होता है, भाग ले सकते हैं। इस बार 16 जनवरी को, परसों, ये टेस्ट होगा। 56 क्वेश्चन होते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करके आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अनअकैडमी की तरफ से। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मेरा रेफरल कोड CK लाइव अप्लाई करके इसमें आसानी से पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अनअकैडमी आपके लिए
टेस्ट सीरीज भी लाया है, मेगा टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, लोन फैसिलिटी भी है। आप मेरा कोड यूज करके लोन के लिए अप्लाई करिए और बिना किसी ब्याज के 0% इंटरेस्ट रेट पर आप लोन ले सकते हैं यहां से और अपना सारा पैसा ईएमआई में पे कर सकते हैं। इसी के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं जिसमें आपको पर्सनल कोच और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल का नॉर्मल सब्सक्रिप्शन प्लस या आइकॉनिक, जो आपको लेना है आप मेरा कोड यूज करके यहां से ले सकते हैं। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने आपको 1773 से लेकर तो 1853 तक के चार्टर एक्ट बता दिए थे। वहां से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी, और यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप सेशन को 2-3 बार रिकॉर्डेड देख लेना, या आप कभी भी मुझसे क्वेश्चन यहाँ बीच में कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई आंसर यू, ठीक है, मैं आपको आंसर भी उसका दे दूंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ताज का शासन। ताज का शासन क्यों आया? क्योंकि 1857 में भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसे अंग्रेज सैन्य विद्रोह वगैरह की साजिश वगैरह की भी संज्ञा देते हैं। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद में आपको पता है कि भारत में ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया कि अब कंपनी के बूते की बात नहीं है इतने बड़े देश का शासन चलाना, और भारत को वो खोना नहीं चाहते थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि भारत उनके लिए एक प्रकार से रत्न था, ठीक है। जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे, जितनी कॉलोनीज थी, जितने भी गुलाम थे उनके देश, उनमें भारत का अपना एक अलग महत्व था। तो भारत को इसीलिए कि भारत हाथ से ना चला जाए, तो यहां से कंपनी का शासन समाप्त करके और ब्रिटिश सम्राट के हाथ में सीधा शासन चला गया। भारत प्रत्यक्ष रूप से उपनिवेश बन गया। अभी तक था तो सही उपनिवेश, कॉलोनी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अब भारत डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से अब ब्रिटेन का गुलाम बन चुका था। तो चार्टर एक्ट 1858 में क्या प्रावधान थे ये समझने की कोशिश करते हैं। इस कानून को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसलिए नहीं कि अभी तक भारत में बुरा शासन चल रहा था, कि बेकार शासन चल रहा था। इसका मतलब यह है कि भारत का शासन अब अच्छा कैसे होगा, क्योंकि अब भारत के शासन के लिए एक पद बनाया गया, भारत सचिव। और ये भारत सचिव जो हुआ करता था, ये भारत सचिव भारत मामलों का मंत्री होता था, और ये ब्रिटेन की संसद के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था। मतलब भारत में अब एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हो रही थी, और एक उत्तरदायी शासन को हम कहते हैं गुड गवर्नमेंट। क्या कहेंगे? गुड गवर्नमेंट। तो इसीलिए उन्होंने ये शब्द यूज किया, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। इससे पहले भारत में आपने देखा होगा मुगलों ने या राजा महाराजाओं ने शासन किया, क्या आपसे उनसे कुछ पूछ सकते थे? कभी आप उनसे कुछ नहीं पूछ सकते थे। लेकिन अब भारत के हर एक मामले के लिए जो भी भारत में होगा, एक व्यक्ति उत्तरदायी होगा, और ये व्यक्ति होगा भारत सचिव। इसे बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ये पूरी तरीके से जवाबदेह था। ये ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। जैसे भारत में एक मंत्री परिषद होती है जो कि संसद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, वैसे ही ब्रिटेन में एक मंत्री बनाया गया, भारत मंत्री, जो कि वहां की संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम का मतलब क्या था? कई सारे स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि इसका मतलब क्या था, कि भारत के शासन को अच्छा बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? क्या पहले बुरा शासन चल रहा था? नहीं, पर पहले गैर उत्तरदायी शासन था, और अब भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई थी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। जैसे वी.डी. सावरकर साहब ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला यह अधिनियम इस नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा।
भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम का मतलब अब आपके दिमाग में एकदम क्लियर होगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, ठीक है। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, मतलब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का बोरिया बिस्तर बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया टाटा बाय बाय। मैंने आपसे कल कहा था कि 1833 के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त हो गई थी। वहां से लेकर यहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ भारत में क्या कर रही थी, प्रशासनिक निकाय बनी हुई थी। और अब भारत में प्रशासनिक निकाय का मामला भी पूरी कंपनी को हटा दिया गया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां सारी ब्रिटिश ताज को चली गई। अब पहले लेकिन शासन कौन चल रहा था, पहले मैंने आपको बताया था कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था। तो यहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया और उसकी जगह वो सारी शक्तियां भारत सचिव को दे दी गई। अब देखो इस अधिनियम की विशेषताएं किस प्रकार की। तो अब यहां से भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में ये घोषणा पत्र पढ़ा था जिसमें भारत की जो महारानी है अब वो क्वीन विक्टोरिया हो, मतलब कुल मिला के सीधे सीधे भारत अब एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में स्थापित हो गया था। अब भारत का जो हेड ऑफ द कंट्री था वो हेड ऑफ द कंट्री क्वीन विक्टोरिया या ब्रिटेन का ताज बना। और 1950 तक, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ, 1950 तक भारत का जो हेड ऑफ द कंट्री है वो यही ब्रिटेन का ताज रहा। समझ में आया आपको? संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक गणतंत्र देश बन गया। तो ये विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया और इसे कहने लगे अब वायसराय। गवर्नर जनरल अब किस नाम से जाना जाने लगा? गवर्नर जनरल अब वायसरॉय के नाम से जाना जाने। तो वायसरॉय क्यों कहलाने लगा? क्योंकि अब कोई कंपनी नहीं थी, अब ब्रिटेन का ताज था, ब्रिटेन की महारानी थी और सीधे भारत में यहां पर जो शासन कर रहा था उसके प्रतिनिधि के तौर पर वो था भारत का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल एक प्रकार से ब्रिटिश आवाज था, वॉइस था ब्रिटिश ताज की, वॉइस ऑफ रॉयल्स। इसीलिए वॉइस ऑफ रॉयल्स को शॉर्ट में अगर आप कहेंगे, समझेंगे तो इसे वायसरॉय कहा गया। वायसरॉय मतलब अब ये ब्रिटिश ताज की आवाज बन गया था, उनका प्रतिनिधि बन गया था। बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता है कि भारत में गवर्नर जनरल था। ये गवर्नर जनरल भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था और भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो इसीलिए ये अधिनियम एक प्रकार से भारत में एक ऐसा उत्तरदायी शासन लेकर आए। आगे समझ में? चलिए, तो भारत का पहला वायसरॉय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। और आपको पता है कि कई बार क्वेश्चन भी आया है कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ और यही कैनिंग भारत का पहला वायसरॉय बना इस अधिनियम के द्वारा। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ। आराम से एक एक करके समझने की कोशिश करिए। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और जो निदेशक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसको खत्म कर दिया। मैंने आपको कल ही बोला था, याद करो, 1784 के एक्ट से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से था। इनको खत्म करके, समाप्त करके एक नया पद बनाया गया। इनकी सारी शक्तियां दे दी भारत के राज्य सचिव को। इसे भारत मंत्री भी बोलते हैं, कई जगह आपको भारत मंत्री शब्द लिखा हुआ भी मिलेगा। तो भारत मंत्री, भारत सचिव सब इसी के नाम है। तो ये भारत मंत्री को, इसकी भारत सचिव को सारी शक्ति दे दी गई, नया पद बनाया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भारत में एक रक्षा मंत्री है वर्तमान में। अब आप देखो, रक्षा मंत्री जो है हमारे, वो हमारी मंत्री परिषद के सदस्य हैं। आपको पता है भारत केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। वो भी
संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, सामूहिक रूप से पूरी मंत्रिपरिषद। और क्या करते हैं रक्षा मंत्री? रक्षा से जुड़े हुए मामलों को देखते हैं भारत के रक्षा मंत्री। वैसे ही ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद जो है सरकार, उसमें एक नया पद बनाया गया, एक नया मंत्री पद बनाया गया और उस मंत्री का नाम था भारत सचिव। एक्चुअली कई देशों में मंत्री को सचिव कहते हैं, जैसे आपको पता होगा अमेरिका में भी मंत्री नहीं चलता है, अमेरिका में सेक्रेटरी शब्द चलता है, वहां पर रक्षा मंत्री को रक्षा सचिव कहेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो भारत के मामलों के लिए एक नया पद ब्रिटेन की सरकार के उसमें बनाया गया कैबिनेट में, और ये नाम था भारत सचिव का। अंततः ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, जैसे पूरी सरकार ही पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी आखिरकार ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। अब इस सचिव की सहायता के लिए कौन था? क्या ये अकेला पूरे भारत से जुड़े हुए मामले देख सकता है? नहीं। तो भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की परिषद बनाई। क्या बनाई? एक काउंसिल बनाई, और इस काउंसिल में होते थे 15 सदस्य। इसका गठन किया गया और ये एक सलाहकार परिषद थी। इस परिषद का अध्यक्ष खुद भारत सचिव होता था। तो भारत सचिव क्या करता था? एक टीम दे दी गई उसको, और इस टीम में 15 लोग थे। तो 15 लोगों की अपनी टीम के साथ मिलकर ये भारत का शासन चलाता था, लंदन में, इंग्लैंड में बैठकर, क्योंकि यहां पर गवर्नर जनरल था ही सही। यहां तक समझ में आया? अब कंफ्यूज मत होना, आपको बार बार दो काउंसिल दिखाई देगी। एक काउंसिल तो भारत सचिव की है जो कि उसका साथ दे रही है भारत के शासन में, और दूसरी काउंसिल गवर्नर जनरल की है। कल मैंने आपको गवर्नर जनरल की काउंसिल बताया था, याद करो कौन से एक्ट से आई थी? 1773 में। आपको रिवीजन भी करा दूंगा साथ साथ। 1773 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों की एक काउंसिल दी गई थी, कल ही मैंने आपको बताया था। फिर 1853 के चार्टर एक्ट से उस काउंसिल के 2 भाग कर दिए थे, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई। यहां तक तो क्लियर? यहां तक समझ में आया? इस तरीके से भारत सचिव का ये पद मैंने आपको बताया, इस तरीके से ये काउंसिल बनी। इस कानून के तहत इस सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी, जिस पर भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, और इस पर मुकदमा भी किया जा सकता था। मतलब आप इसके ऊपर केस भी कर सकते थे। अगर आपको इस काउंसिल से किसी तरह की समस्या है तो आप इसके ऊपर केस भी कर सकते थे, और ये आपके ऊपर केस कर सकता था। जैसे आप भारत सरकार के ऊपर केस कर सकते हैं ना, जैसे आज कोई भी मान लीजिए कि आपको सरकार से आपत्ति है या सरकार से शिकायत है, तो सरकार के खिलाफ कई लोग कोर्ट चले जाते हैं। तो ये आप अधिकार दिया गया कि इस भारत सचिव की, इसको एक कॉर्पोरेट बॉडी बनाया गया, इसके ऊपर केस किया जा सकता था, इसको कटघरे में खड़ा किया जा सकता था किसी भी मामले में। तो ये हो गया। इसके बाद देखो 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार। इसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण, उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि रातों रात भारत में बहुत कुछ चेंज हो गया, नहीं, भारत अभी भी वैसा ही था, शासन में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। अब कंपनी की जगह सीधे ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया सारा मामला, और इसके बाद एक भारत सचिव का पद बन गया। बाकी भारत में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन अभी नहीं आया, शासन वैसे ही चलता रहा। कुछ सुधार आप और पढ़ते होंगे इतिहास में, जैसे सेना का पुनर्गठन किया गया, सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया, और जो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जगह हैं जैसे तोपखाना वगैरह, वहां पर यूरोपीय सैनिकों को रखा गया। भारतीय सैनिकों पर विश्वास नहीं रहा ब्रिटेन को, तो ये भी इस अधिनियम के बाद में सारी चीजें हुई हैं। इसके अलावा भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार बंद कर दिए गए, है ना। भारत में बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाया गया। तो ये तो शुरुआत थी। इसके बाद आगे देखो, अगला अधिनियम आया 1861 का। तो आई होप कि आप सभी लोगों को 1858 का अधिनियम एकदम क्लियर हो गया होगा। अब जब आप लक्ष्मीकांत में नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे, वैसे मैंने कल कहा था कि बुक को सामने रखिएगा, तो आप बुक को सामने रख के पढ़ते रहिए उसमें, तो क्या होगा कि आपको ये सारी चीजें एक एक करके अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
1861 का भारत परिषद अधिनियम बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या हुआ ना, अंग्रेजों को ये फील होने लगा कि भारतीयों को भी शासन में भागीदार बनाना चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश को लगने लगा कि भारतीयों को भी शासन में भागीदार बनाना चाहिए। तो ठीक है, आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही, पहले तो ये बताओ। किसी तरह का कोई इशू तो नहीं आ रहा है ऑडियो में? तो अब भारतीयों को देखो कैसे एक एक करके यहां से आगे भारतीयों को शामिल किया जाएगा। तो 1857 की महान क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। यदि हम भारतीयों को साथ नहीं लेंगे तो बहुत ज्यादा समय तक भारत में अपना शासन चलाया नहीं जा सकता। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 में, 1892 में और 1909 में 3 परिषद अधिनियम पारित किए। 1861 का अभी हम पढ़ेंगे, फिर हम इसके बाद 1892 का भी पढ़ेंगे और 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार भी हम पढ़ेंगे। ये सब किया गया ताकि भारतीयों को सहयोग का दिखावा किया जाए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ये इसलिए महत्वपूर्ण अधिनियम था क्योंकि पहली बार, अभी तक हमारे लिए सब कुछ अंग्रेज ही कर रहे थे, पहली बार अंग्रेजों ने कुछ भारतीयों को अपने साथ लिया। हालांकि उन्हें कोई अधिकार नहीं थे, कोई शक्तियां नहीं, बस बेचारे बैठे रहते थे, इनके पास कोई पावर नहीं था। एक आम सांसद के पास, एक विधायक के पास जो शक्तियां होती है, ऐसा कोई पावर, ऐसी कोई शक्ति इन बेचारों के पास में नहीं थी। तो पहली बार इस कानून के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ये 3 लोग थे, आपको पता है। पहली बार भारतीय जब आए, कोई इलेक्शन से नहीं आए थे, ये सब वायसराय के हाथ में था। वायसराय अपने पसंद के लोगों को मनोनीत कर लिया करता था, अपॉइंट कर लिया करता था, नियुक्त कर दिया करता था। किसी तरह की कोई शक्ति नहीं थी और कोई इलेक्शन नहीं था। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को अपनी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। तो अब क्या हुआ, अब कुछ भारतीय यहां पर गैर सरकारी सदस्य के रूप में आए और ये पावर पूरी वायसराय की है। समझ में आ रहा है आपको, ये शक्ति पूरी वायसराय की है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो भारत का वायसराय था, उसने 3 भारतीयों को, एक बनारस के राजा, एक पटियाला के महाराज और तीसरा नाम है सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को पहली बार विधान परिषद में मनोनीत किया। समझो मेरी बात को ध्यान से। कल मैंने आपको बताया था कि 1853 में एक विधान परिषद बनी थी, वायसराय की ही काउंसिल के 2 भाग करके। तो उस विधान परिषद में पहली बार 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया वायसराय के द्वारा। और ये 3 भारतीय कौन थे? एक बनारस के राजा, एक पटियाला के महाराजा और तीसरे सर दिनकर राव। ठीक है, तो ये 3 लोगों को वायसराय ने मनोनीत कर दिया और इस प्रकार से आप देखोगे कि भारतीयों की एंट्री हुई, चाहे वो कैसे भी हुई हो, लेकिन यहां से भारतीयों की एंट्री हुई। पर समस्या ये थी, 2 दिक्कत थी। नंबर 1 तो इनको चुनाव नहीं होता था, इलेक्शन नहीं था इनका। ये तीनों आए थे तो वायसराय के द्वारा नियुक्त करके आए थे। दूसरा, इनके पास पावर नहीं थी। आ रहा है समझ में? इनके पास शक्तियां नहीं थी कुछ भी, ये बस बेचारे ऐसे ही बैठे रहते थे, जो मैंने आपसे कहा। तो ये 3 लोग आए। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। अब आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा। कल मैंने आपको बताया था कि 1773, जरा ध्यान से सुनना, 1773 के एक्ट से भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। 1833 के एक्ट से ये केंद्रीकरण एक प्रकार से पूरा हो गया और बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी, इनकी कानून बनाने की शक्तियां इस अधिनियम ने छीन ली थी। ये याद आया आपको? मेरे साथ साथ रिकॉल करते रहो जो मैंने कल आपको बताया था।
मैं आपको रिकॉल इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और चीजें एक साथ आपके दिमाग में फिट हो जाए कि 1773 में क्या हुआ, इनको कमजोर करने की शुरुआत हुई, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का, और 1833 तक आते आते इन्हें पूरी तरह से पंगु बना दिया गया। बंबई और मद्रास की कानून बनाने की शक्तियां छीन ली गई और इसीलिए भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। यह मैंने आपको कल बताया था। अब केंद्रीकरण तो हो चुका था, लेकिन इस अधिनियम ने भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। अब यह कैसे हुआ? विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत ऐसे हुई कि जो शक्तियां ली थी, बंबई और मद्रास की कानून बनाने की शक्तियां जो ली थी, वो उन्हें वापस देना शुरू कर दी। मतलब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, बट कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। यह विकेंद्रीकरण पूरी तरह से कब हुआ? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। जब हम 1935 का एक्ट पढ़ेंगे, वहां जाके आप देखोगे कि प्रांतों को पूरी तरह से क्या दिया गया? स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमी दी गई। तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई 1861 में। पूरी कहां हुई? 1935 के एक्ट से 1937 में, 1937 में जाके पूरी हुई। ओके, याद रहेगा आपको? तो मेरी कोशिश ये है कि आपको क्लास में ही सारी चीजें ये अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको बाद में रटना ना पड़े इनको। तो ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हुई थी शुरू, उसको उलट दिया, उसको पलट दिया, और 1833 के चार्टर एक्ट के साथ जो चरम पर पहुंच गई थी, उसकी जगह विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। ओके, लेकिन आगे जाकर इसी विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा और प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई कि वो अपने मामलों पर कानून बना सकते थे। वहां एक उत्तरदायी सरकार थी, वहां पर गवर्नर को मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां से ये पूरा हुआ। फिर बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, यहां पर भी 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। मतलब अभी आपको पता ना, पंजाब में इलेक्शन है, तो पंजाब की विधानसभा या विधान परिषद का गठन हुआ था 1897 में, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का 1866 में, और बंगाल की विधान परिषद का गठन हुआ 1862 में। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रांतों में और विधान परिषदें आ गई। इस अधिनियम ने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए और ज्यादा नियम बनाने और आदेश बनाने की, ठीक है, शक्तियां प्रदान की। और सबसे बड़ी बात थी कि कैनिंग ने 1859 में जो पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था, उसको मान्यता दी। भारत में जो आप मंत्रिमंडलीय व्यवस्था देखते हो, एक मंत्रिमंडल, एक मंत्री परिषद है, हर मंत्री का अपना विभाग है, एक रक्षा मंत्री है, एक वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, अलग अलग प्रकार के मंत्री हैं हमारे। तो ये जो भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, इसको शुरू किसने किया जानते हैं आप? कि अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग विभाग देना। ये पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भारत में कैनिंग ने की थी। ये पूछा जाता है, भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसने की? पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भारत में कैनिंग ने की थी, और इस अधिनियम ने उस पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दे दी जो 1859 में कैनिंग ने शुरू किया था। इसके साथ क्या हुआ? इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। जैसे किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा मंत्रालय दिए जाते हैं, विभाग दिए जाते हैं, वैसा यहां पर हो सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अध्यादेश सुना होगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। यह तो आपने कई बार पढ़ा होगा। अब मैं आपको बताऊं कि यह अध्यादेश वाला मामला आया कहां से। सबसे पहले यहां से आया था।
इस अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति या परामर्श के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। जैसे अगर भारत में संसद सत्र में ना हो या राज्य में विधानसभा सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 123(2)(1)(3। तो वैसा ही पावर गवर्नर जनरल को वायसराय को दिया गया। अब वो अध्यादेश जारी कर सकता था और ऐसा अध्यादेश 6 महीने के लिए वैलिड होता था। ध्यान रखना, उस अध्यादेश की अवधि 6 महीने थी। 6 महीने तक वो अध्यादेश चल सकता था जो गवर्नर किसी आपात स्थिति में बिना अपनी परिषद की सलाह से जारी कर सकता था। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? तो अध्यादेश की पावर यहीं से आई थी 1861 की एक्ट से। लेकिन फिर एक क्वेश्चन है, यहां 2 क्वेश्चन बनते हैं, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। पहला क्वेश्चन तो ये कि भारत में सबसे पहले अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से दिया गया? सुनिए ध्यान से सुनिएगा। पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से दिया गया? तो इसका आंसर है 1861 का अधिनियम। ये एक अलग क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और हो सकता है, भारत के संविधान में, जरा ध्यान से फिर से सुनना, भारत के संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से ली गई, किस अधिनियम से प्रभावित है? इसका आंसर अलग होगा। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1935 के अधिनियम से ली गई। देखो दोनों में अंतर है ना। क्वेश्चन लगभग आपको एक जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये एक नहीं 2 क्वेश्चन है और इनके 2 अलग अलग आंसर हैं, है ना। तो ऐसी गड़बड़ मत कर देना कभी भी। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा घूर के देखना कि पूछ क्या रहा है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि भारत में पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई, या वो आपसे ये पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति अध्यादेश जारी करने की कहां से ली गई। तो आपका गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से, फिर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 1892 के परिषद अधिनियम की तरफ चलते हैं। आखिर यहां क्या हो? इस बीच एक और बड़ी बात हुई। आपको पता होगा 1885 का वर्ष 1885 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण साल माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी साल आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस बीच कांग्रेस की स्थापना एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई, ये सब आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि दिसंबर 1985 जो है 1885 में पहला अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आप व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम सुनते होंगे, एलन ऑक्टेवियन व्यूम का नाम सुनते होंगे, वो सब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना से क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस ने ये मांग करनी शुरू कर दी, सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शामिल करो। अभी तक भारतीयों को, मैंने कहा सिर्फ 3 भारतीयों को, नाम के 3 भारतीयों को शामिल किया था। तो अब ये मांग उठने लगी कि और ज्यादा भारतीयों को क्यों नहीं शामिल करते हो। तो भारत में भारतीयों को शामिल करना हमारा अधिकार है कि हम लोग आपके साथ कानून बनाए। तो इसलिए भारत परिषद अधिनियम को पारित करके और कांग्रेस को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या? देखो, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में कुछ गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, मतलब भारतीयों की संख्या और बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में भी और प्रांतों में जो विधान परिषदें थी, क्योंकि अब तो उनको भी अधिकार मिल गए थे, तो प्रांतीय और केंद्रीय दोनों विधान परिषदों में संख्या किसकी बढ़ाई? गैर सरकारी। और गैर सरकारी सदस्यों से मेरा मतलब था भारतीय, जिन्हें वायसराय नियुक्त किया करता था। तो उनकी संख्या को क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया। ये पहली बात। दूसरी, विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि, मतलब अब विधान परिषद को थोड़े से
दांत और नाखून देना शुरू कर दी। अब विधान परिषदों को थोड़ी सी ज्यादा शक्तियां दी। कैसे? अब वो बजट पर बहस कर सकते थे। मतलब सरकार अगर कोई बजट बना रही है, अपना सरकार कोई बजट पास कर रही है, तो उस बजट पर पहले आपको बहस करने का अधिकार नहीं था। अब विधान परिषदें बजट पर बहस कर सकती थी, मतलब सरकार से प्रश्न पूछ सकती थी। अगर सरकार मनमाना बजट बना रही है, 1 रुपए की जगह 2 रुपए खर्चा कर रही है, या जहां भी पैसा खर्च कर रही है, तो उससे पूछ सकती थी। और ये एक बड़ा अधिकार है। भारत में आपने देखा होगा कि हर साल एक बजट सत्र होता है, और हमारा जो बजट सत्र होता है ये अलग अलग चरणों में चलता है। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण करते हैं वित्त मंत्री फरवरी के किसी शुभ दिन। उसके बाद आपने देखा होगा 3-4 दिन तक बजट पर डिस्कशन होता है, आम बहस होती है। तो पहली बार यहां एक पावर ये आ गई कि विधान परिषदों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, और कार्यपालिका को उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। जैसे हमारे यहाँ एक प्रश्न काल चलता है, प्रश्न काल में प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार को उत्तर देना पड़ता है। वैसे ही अब प्रश्न पूछे जा सकते थे। मतलब कुल मिला के कुछ अधिकार तो बढ़ाए, दिखावे के सही लेकिन बढ़ाए। अब प्रश्न पूछे जा सकते थे। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान कर दिया गया। अब यहां एक और बड़ी चीज आप देखोगे कि कहा जाता है कि भारत में 1892 के एक्ट से इलेक्शन की शुरुआत हुई, अप्रत्यक्ष चुनाव। हालांकि इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है कि भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग, इलेक्शन शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में नहीं था। जरा ध्यान से मेरी बात समझना, इस अधिनियम में, इस एक्ट में इलेक्शन वर्ड नहीं था। तो फिर हम चुनाव किसको कहते हैं? समझ रहे हो मेरी बात? तो चुनाव किसको कहते हैं? हमें तो आप आज तक यही पढ़ाते रहे मास्टर के 1892 के एक्ट से भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ, पर इलेक्शन तो इसमें कहीं था ही नहीं। मैं आपको बता दूं, टेक्निकली इलेक्शन तो नहीं होता था, लेकिन इलेक्शन कहते किसको ये देखो। दरअसल जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद, जिसे भारत में राज्यों में विधानसभा होती है ना, समझ रहे हो? जैसे भारत में राज्यों में विधानसभाएं होती है कि नहीं होती, वैसे प्रांतों में विधान परिषद हुआ करती थी। और उन विधान परिषद में गवर्नर जो है नियुक्ति करता था लोगों की। उस समय वो नियुक्ति करते समय जिला परिषद, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, व्यापार संघ, जमींदार और चेंबर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों को भी ध्यान में रखेगा। मतलब इनकी सिफारिश पर गवर्नर प्रांतीय विधान परिषदों में नियुक्ति करता था। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति में अब वायसरॉय की शक्ति कम होने लगी और इन लोगों की सलाह भी ली जाने लगी। तो ये एक प्रकार से इलेक्शन नहीं था, लेकिन इलेक्शन जैसा ही था, क्योंकि इन लोगों की सहमति भी अब यहां पर ली जाने लगी थी गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति में। न तो जनता चुन रही थी और न जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इनको चुन रहे थे। समझ में आई मेरी बात? इसी को लोग क्या कहते हैं? इसी को लोग अप्रत्यक्ष निर्वाचन समझ लेते हैं। इसी को इनडायरेक्ट इलेक्शन के नाम से जाना जाता है कि ये 1892 में शुरू हुए। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। समझ गए आप? तो इलेक्शन वर्ड नहीं था। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत प्यार से इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मॉर्ले मिंटो, फेमस मॉर्ले मिंटो सुधार। ये किस परिस्थिति में हुए और इसमें क्या था, जरा समझना इस बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरअसल हुआ क्या कि उस काल में कुछ घटनाएं हुई। थोड़ा सा इतिहास के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन किया करजन ने और भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण करने की कोशिश की, क्योंकि वो भारत में डिवाइड एंड रूल
बहुत समय से खेल रहे थे। फिर 1906 के बाद आपको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण कारण था इस अधिनियम को पारित कराने का। दरअसल उस काल में मुस्लिम लीग ने यह मांग करनी शुरू कर दी थी कि अगर आप हमें अलग राज्य दे सकते हो, जैसा कि बंगाल में दिया था, पूर्वी और पश्चिम बंगाल को बांट दिया था धर्म के आधार पर, तो यदि आप हमें अलग राज्य दे सकते हो तो अलग निर्वाचन भी दे दो। मेरी बात समझ में आ रही है? मुस्लिम लीग ने यह डिमांड करनी शुरू कर दी, मांग करनी शुरू कर दी कि हमें अलग राज्य भी दे दो, तो अलग निर्वाचन भी दे दो, पृथक निर्वाचन दे दो। तो ये मांग को इन्होंने पूरा कर दिया। इन्हें मालूम था इस मांग को पूरा करने में फायदा इनका ही, क्योंकि अगर हम इन्हें मुस्लिमों को अलग निर्वाचन दे दें तो वो हिंदुओं से अलग हो जाएंगे और भारत में आराम से डिवाइड एंड रूल के जरिए अपना शासन चलाया जा सकता है। तो अब यहां पर भारत परिषद अधिनियम 1909 इसका एक और कारण था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, यह आपने सब पढ़ा हो। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन एक कारण और था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आपको पता है, जिसमें मैं आपको सब कुछ एक साथ कनेक्ट करके बता रहा हूं। सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया। अब हुआ यह कि सरकार ने गरम दल वालों को तो दबोच लिया, है ना। सरकार ने लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक, सारे गरम दल के नेताओं को दबोच लिया। और नरम दल के नेताओं को खुश करने के लिए ये सरकार तुम्हारे साथ है, क्योंकि कांग्रेस संवैधानिक सुधारों की मांग करती थी, तो हमने आपकी संवैधानिक सुधारों की मांग मान ली। और यह सच है कि इस झांसे में, इस बहकावे में हमारे कांग्रेस के नेता उस समय आ भी गए थे। नरम दल वालों को लगा कि सरकार हमारे साथ है। तो इस अधिनियम के तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। जरा समझ में आ रहा है आपको? बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन, ये सारी ऐसी परिस्थितियां थी जब अंग्रेजों को लगा कि ये सबसे बढ़िया समय है इस एक्ट को पारित करने का। तो इस एक्ट को पारित किया गया। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उसका कारण आपको पता होगा कि उस समय जो लॉर्ड मॉर्ले था वो भारत सचिव हुआ करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, और मिंटो जो है वो भारत का वायसराय, गवर्नर जनरल हुआ करता था। इन्हीं दोनों के नाम पर, इसके लिए आपको पता है यह एक्ट बड़ा भयानक था। इस एक्ट को भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है और मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोलते हैं, और सही भी है। ठीक है, इस एक्ट ने भारत में बहुत नुकसान किया। इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? नंबर 1, केंद्रीय विधान परिषद की संख्या बढ़ाई। केंद्रीय विधान परिषद में पहले देखो 1853 में मात्र 6 लोग हुआ करते थे। देखो 1853 में जब केंद्रीय विधान परिषद बनी थी तो इसमें 6 लोग थे, फिर 6 से बढ़ाकर 16 कर दिए, और अब सीधे 16 से बढ़ाकर 60 कर दिए। देखो अगर आपको नहीं समझ में आता हो कि ये नंबर कौन से लिखे हुए हैं तो मैं नंबर बता दूं आपको। जैसे भारत की लोकसभा, मानो कि भारत की लोकसभा का गठन 1853 में हुआ था और लोकसभा सीटों की संख्या 6 थी 1853 में। फिर लोकसभा सीटों की संख्या 6 से बढ़ाकर 16 हो गई, और इस एक्ट में लोकसभा सीटों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ये जो मैं आपको केंद्रीय विधान परिषद बोल रहा हूं बार बार, ये केंद्रीय विधान परिषद हमारी लोकसभा ही है। ओके, क्या हो ना कि कई सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, यहां स्टक हो जाते हैं कि ये 16 से 60 कहां पर और किसकी संख्या बढ़ाएगी। तो वही 1853 की काउंसिल जिसमें 6 लोग हुआ करते थे, वो यहां आते आते 60 हो गए। एकदम से ब्रिटिश सरकार ने लगभग 4 गुना कर दिए सदस्य। और राज्यसभा तो अभी थी ही नहीं। ये तो वो समय था जब लोकसभा हुआ करती थी भारत में, राज्यसभा तो थी ही नहीं। वो तो 1919 के एक्ट से आई। तो 16 से 60, और प्रांतीय विधान परिषदों में भी बढ़ा दी थी। जो प्रांतों में विधान परिषदें हुआ करती थी उनमें भी बढ़ाई।
लेकिन उनकी फिक्स नहीं थी, किसी राज्य में ज्यादा किसी राज्य में कम हुआ करती थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, मतलब अभी भी ज्यादातर लोग सरकार के थे, अभी भी ज्यादातर लोग अंग्रेज हुआ करते थे। भारतीय सदस्यों की संख्या अभी भी कम थी, हालांकि बढ़ाई, लेकिन बहुमत किसका था? बहुमत अंग्रेजों का था। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया। अब इसने एक और चीज कर दी कि जैसे 1892 में मैंने आपको कहा था कि थोड़े से दांत और नाखून विधान परिषद को दिए थे, अब वो दांत और नाखून थोड़े से पैने कर दी। पैने कर दिए मतलब और ज्यादा विधान परिषदों को शक्ति दी गई थोड़ी। पहले वो सिर्फ बजट पर बहस कर सकती थी और प्रश्न पूछ सकती थी। अब वो अनुपूरक या पूरक प्रश्न, जिसको आप कहते हो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अब वो पूरक प्रश्न पूछ सकती थी। पूरक प्रश्न का मतलब आपको पता होगा कि किसी प्रश्न के उत्तर में जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, प्रश्न के उत्तर में पूछा जाने वाला प्रश्न पूरक प्रश्न कहलाता है। कि आपसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि कहाँ गए थे, तो आपने बताया कि हम वहां गए थे, दिल्ली गए थे, बंबई गए थे, तो ये एक प्रश्न है। और जब वो आपसे ये पूछ रहा कि क्यों गए थे, तो ये पूरक प्रश्न है। इज दैट क्लियर? तो अब पहली बार विधान परिषदों को थोड़ा सा दायरा बढ़ाया गया, शक्ति बढ़ाई गई, और अब उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। तो थोड़ी शक्ति जो है, थोड़ी शक्ति यहां पर आपने देखा होगा ना कि विधान परिषद। अब क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि पहली बार विधान परिषदों को प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम ने दिया, बता दोगे? पहली बार विधान परिषदों को प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के एक्ट से दिया गया। और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1909 के भारत परिषद अधिनियम से दिया गया। दो क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन के दो आंसर। ध्यान से समझना इसलिए जरूरी क्योंकि ये वो जगह है ना जहां गलती की गुंजाइश बहुत है। हम लोग क्या करते हैं ना कि हाँ बस पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, सब याद है सब याद है, और जब एग्जाम में जाते हैं ना तो ऐसे क्वेश्चन में गच्चा खा जाते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम लोग 1892 की जगह 1909 कर देंगे, 1909 की जगह 1892 कर देंगे। इस अधिनियम ने पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया। पहली बार जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, देखो वायसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हुआ करती थी, अभी तक उसमें कोई भारतीय नहीं है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सारे विदेशी होते थे, सारे यूरोपीय। पहली बार एक भारतीय जिनका नाम था सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, शॉर्ट में इन्हें कहते हैं एसपी सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में गए पहली बार। जैसे ये मानो कि जो मंत्री परिषद थी एक प्रकार की, वायसराय की जो मंत्री परिषद उसको सलाह देती थी, उस मंत्री परिषद में एक मंत्री हमारा भी चला गया। नहीं आया समझ में? अब एक मंत्री, उस परिषद में एक मंत्री हमारी तरफ से एक भारतीय भी आया पहली बार, और वो भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और क्या थे ये? विधि सदस्य। इसको भी ध्यान रखना कि ये एक प्रकार के क्या बने, ये विधि सदस्य बने, ये लॉ मिनिस्टर बने। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? क्या बनाया इनको? विधि सदस्य बनाया गया। पहले ये पूछा जाता है, पहले भारतीय जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया, एंड ही वाज नन अदर देन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लेकिन जिस चीज के लिए इस अधिनियम को सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है, वो है पृथक निर्वाचन। इस अधिनियम ने क्या किया? भारत में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। मतलब यहां आकर थोड़ा सा धर्म के आधार पर क्या किया? बांट दिया।
अब मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। मतलब किसी मुस्लिम की नियुक्ति हो करनी है तो उस मुस्लिम को नियुक्त करने में सिर्फ मुसलमानों का ही योगदान होगा, दूसरे धर्म के लोगों का कोई योगदान नहीं। मतलब पूरी तरीके से बंटवारा हो गया धार्मिक आधार पर। एक हिंदू किसी मुसलमान की नियुक्ति में कोई रोल निभाएगा ही नहीं अब। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट या जो सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग ने की थी पूरी कर दी गई। और वो पूरी इसलिए नहीं की क्योंकि ये मुस्लिम लीग के हित में था, ये अंग्रेज सरकार के हित में था। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि भारत में मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोला जाता है, माना जाता है। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी कि अगर आप धर्म के आधार पर कुछ कर रहे हो, संप्रदाय की राजनीति कर रहे हो तो वो सही है। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को। इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। तो यह अधिनियम सबसे ज्यादा इसी चीज के लिए जाना जाता है। इसके बाद में जो अगला अधिनियम है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है और आज भी आपको दिखाई देता है। इस बीच कौन सी घटना है वो ये भी जरा देख लो। इस बीच 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन मित्र देशों की तरफ से लड़ रहा था ना, मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली, ये सारे मित्र राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्र जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की के खिलाफ लड़ रहे थे तो आखिरकार ये जीत गए थे। लेकिन इस युद्ध में ब्रिटेन की हालत काफी खस्ता थी। भारत के लोगों ने भी इसमें ब्रिटेन का सहयोग दिया, ये सोच के कि युद्ध के बाद ब्रिटेन खुश होगा और हमें कुछ अधिकार देगा, स्वायत्तता देगा, संवैधानिक सुधार करेगा। तो ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद, और दूसरा ये मांग उठाई जा रही थी भारत में कि प्रांतीय स्वायत्तता दो, मतलब प्रांतों को पूरी तरीके से ऑटोनॉमस बनाओ, वो अपने विषयों पर खुद कानून बना सके, अपने मामलों को खुद हैंडल कर सके, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। तो प्रांतीय स्वायत्तता की मांग उठ रही थी। अंग्रेज सरकार ने फिर से कहा कि ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता चाहिए ना, दे देते हैं। 1919 में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि उस समय लॉर्ड मिंटो, ये मॉन्टेग्यू जो है वो भारत का क्या था? भारत सचिव था। और चेम्सफोर्ड जो है वो उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो इस अधिनियम में क्या हुआ। 20 अगस्त 1917 को यह घोषित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार कि भारत में उसका उद्देश्य क्या है। आखिर भारत में वो कर क्या रहे हैं, ब्रिटेन भारत में क्या कर रहा है। तो उन्होंने बताया पहली बार कि हमारा उद्देश्य बहुत अच्छा है, हमारे इरादे बहुत नेक हैं, हम इस देश को वो देना चाहते हैं जिसकी कल्पना इस देश ने आज तक नहीं की, या जिस चीज के बारे में इन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा, हम इन्हें वो देने जा रहे हैं जो आज तक भारतीयों के नसीब में नहीं था। हम इन्हें एक उत्तरदायी सरकार दे रहे हैं भैया। हमारा उद्देश्य भारत में क्या है? हमारा उद्देश्य है भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। पहले तो आपको यह पता होगा कि उत्तरदायी सरकार होती क्या है। संसदीय प्रणाली की एक खास बात होती है उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये उत्तरदायी सरकार का झुंझुना यहां से कैसे बजा? पहले तो ये देखो उत्तरदायी सरकार क्या होती। जैसे भारत में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जो हैं वो किसकी सलाह से काम करते हैं? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से काम करते हैं, है ना।
और ये मंत्री परिषद जो है अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मतलब अगर ऐसा कुछ भी गलत काम किया, गड़बड़ किया, मनमानी की, तो हमारी सरकार को लोकसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। एक प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव, वो पारित करो और सरकार गई, है ना। और इस लोकसभा को जनता ने चुना है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम उत्तरदायी सरकार कहेंगे, जहां मंत्री परिषद, जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन क्या तब भारत में ऐसा था? भारत में उस समय जो सरकार चल रही थी, क्या वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थी? नहीं थी, आपको भी पता है। सब मनमानी से काम होता था, सारा काम मनमानी से ही चल रहा था। तो हमने ये मांग की कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार, क्योंकि देखो रातों रात आजाद नहीं हो जाओगे आप, रातों रात आपको लग रहा है कि स्वतंत्र हो जाओगे, ऐसे नहीं होगा। धीरे धीरे पकड़ ढीली होती है ना। पकड़ जो है वो धीरे धीरे ढीली होती है। तो हम पहले मांग रहे थे प्रांतीय स्वायत्तता, अगर ये आ गया तो धीरे धीरे भारत को पूरा आजाद कराना आसान हो जाएगा। हमने मांगी कि प्रांतीय स्वायत्तता दो, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करो, तो उन्होंने खुद ने बोल दिया कि हमें तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना भारत में करना है। तो इसके बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। ध्यान रखना, ये लागू कब हुआ? 2 साल के बाद 1921 में लागू हुआ, क्योंकि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मॉन्टेग्यू भारत का सचिव हुआ करता था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय हुआ करता था। मॉर्ले मिंटो सुधार जैसा ही इसे मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक और नाम है इसका मॉन्टफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड को साथ में मिला के ये बनाया हुआ। बट हमें समझना है कि 1919 के अधिनियम में क्या खास था। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम की यहां से, ठीक है। सबसे पहले देखो, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान करके उन्हें पृथक करके राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। अब क्या किया? जितने भी मामले थे उनको 2 भाग में बांट दिया। 2 भाग में कैसे? देखो, एक केंद्रीय सूची जिस पर केंद्र कानून बनाएगा, और दूसरे प्रांतीय सूची जिस पर राज्य कानून बनाएगा। जैसे आपने संविधान में देखा होगा ना, भारत में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ऐसे 2 सूचियां बना दी, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। लेकिन यहां पर अंग्रेज फिर एक चालाकी कर गए। चालाकी क्या कर गए? उन्होंने इस प्रांतीय सूची को भी 2 भाग में बांट दिया। 2 भाग में कैसे बांट दिया? इन विषयों में से कुछ को उन्होंने हस्तांतरित रखा, ट्रांसफर्ड, और कुछ विषयों को आरक्षित कर दिया, रिजर्व। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूं। तो पहले तो आपको यह समझना है कि सारे मामलों को 2 भागों में बांट दिया। केंद्र की अलग सूची, राज्य की अलग सूची। राज्य सूची में जो विषय थे उन विषयों को भी 2 भाग में बांट दिया। एक जिन पर गवर्नर अपनी काउंसिल की सहायता से काम करेगा, जो काउंसिल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसको बोला गया आरक्षित मामले। दूसरा हस्तांतरित, जिस पर गवर्नर अपनी जो है विधायिका की सहायता से, सलाह से काम करके फिर उस पर निर्णय लेगा, मंत्री परिषद की सहायता से। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर 2 विषयों में बांट दिया गया, आरक्षित और प्रांतीय। इसी को बोला गया द्वैध शासन। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूचियों पर कानून बनाने का, विधान बनाने का अधिकार दिया। लेकिन यहां गड़बड़ क्या थी कि सारे बड़े बड़े मामले केंद्रीय सूची में थे, सारे बड़े मामले। छोटे छोटे मामले प्रांतीय सूची में डाले गए। जैसे भारत में नहीं है, राज्य सूची में कम महत्वपूर्ण मामले हैं, और उनमें भी जो बड़े मामले थे राज्य सूची में भी महत्वपूर्ण, उनको गवर्नर के लिए आरक्षित कर दिया। इस पर गवर्नर अपने मन से डिसीजन ले सकता था। और दूसरी तरफ वो मामले रखे गए जो बिल्कुल महत्व के नहीं थे, वो सौंपे गए हस्तांतरित विषय में।
तो राज्य में उत्तरदायी सरकार तो बनी ही नहीं, क्योंकि अभी भी सारे बड़े बड़े मामलों पर गवर्नर अपनी काउंसिल की सहायता से काम कर रहा है। इसने प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया आगे जाके, एक ट्रांसफर्ड या हस्तांतरित और दूसरे आरक्षित या रिजर्व। मेरी बात समझ में आ रही? मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं, देखो समझ में आएगा। अगर आपको नहीं भी आया है तो अब आ जाएगा। देखो, भारत में आपने एक बात देखी होगी कि राष्ट्रपति मन से कुछ नहीं कर सकते। जितना भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं वो सब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। क्या ऐसा कोई मामला है जिनमें आप ये बोलो कि इसमें मंत्रिपरिषद से पूछने की जरूरत नहीं है, इस मामले में राष्ट्रपति खुद से डिसीजन ले सकते हैं? तो संविधान में राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां नहीं है, वो सारा काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल सारा काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो भाग में बांट दिया। कुछ मामलों पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा और कुछ मामलों में अपने काउंसिल की सहायता से। और काउंसिल कोई उत्तरदायी थोड़ी ना थी किसी के प्रति। तो जिन विषयों पर उसे काउंसिल की सहायता से काम करना था उसे बोला गया आरक्षित विषय। जिन पर उसे सरकार या मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करना था उसको बोला गया हस्तांतरित विषय। ठीक है, अभी क्लियर? तो हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। जबकि आरक्षित के मामले में आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसकी सहायता से शासन करता था और यह काउंसिल बिल्कुल भी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो उत्तरदायी शासन का क्या हुआ? सिर्फ दिखावा। उत्तरदायी शासन आया नहीं, प्रांतों को पूरी तरह से अभी भी स्वायत्तता मिली नहीं। तो ये व्यवस्था कहलाती है द्वैध शासन। क्या बोलते हैं इसको? डायरकी या डायरची कहा जाता है, द्वैध शासन। द्वैध शासन में कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्वैध शासन क्या होता है। जब एक साथ दो दो लोगों का शासन चलता है ना, द्वैध का मतलब होता है दो। जॉइंट हेड अगर हैं तो उसे द्वैध शासन कहेंगे। जैसे मान लो कि आपका कोई एक बॉस होता है और वो आपको सारे इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर देता है। अगर मान लो कि आपके दो बॉस हो, कुछ मामलों में आपको एक बॉस के पास जाना पड़े और कुछ मामलों में आपको दूसरे बॉस के पास जाना पड़े, तो इसको कहते हैं द्वैध शासन। क्या कहते हैं? आया समझ में कि नहीं? इसे कहते हैं द्वैध शासन। दो दो जॉइंट हेड हो गए। तो यहां तक भारत में क्या आ गया? द्वैध शासन। इसीलिए आपने पढ़ा होगा इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की। फिर इस अधिनियम ने एक बहुत बड़ी चीज और की। पहली बार देश में द्विसदनीय विधायिका लेकर, पहली बार भारत में विधायिका के केंद्र में दो सदन हो गए। लोकसभा तो पहले ही था, एक पीपल हाउस ऑफ पीपल तो पहले ही था, एक काउंसिल ऑफ स्टेट और आ गया, मतलब एक राज्यसभा जैसी संस्था और आ गई। अब यहां पर दो सदन बने, एक उच्च सदन हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट और एक निम्न सदन हाउस ऑफ पीपल। तो ऐसे करके लोकसभा राज्यसभा के जैसे दो सदन आ गए। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि लोकसभा का गठन तो 1853 में ही माना जाएगा, लेकिन राज्यसभा का गठन भी हो गया। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में संसद, जो आप पार्लियामेंट और संसद देखते हो, संसद की शुरुआत कब हुई? दो सदन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था जो आई है विधायिका की, केंद्र में या आज भी है राज्यसभा लोकसभा, ये इसी अधिनियम से आई थी। पहली बार इस अधिनियम ने, देखो मैंने आपको कल भी बोला था कि आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हिस्ट्री है, पॉलिटी पढ़ने के समय पॉलिटी पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? इसीलिए पढ़ना है क्योंकि आप भारत के संविधान को तब तक अच्छे से नहीं समझ सकते जब तक कि आप इसका विकास नहीं समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में संसद में दो सदन हैं, तो ये तो आज की बात है, लेकिन ये दोनों सदन आए कहां से?
कैसे आए, इनकी शुरुआत, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये तो जानना पड़ेगा ना, तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे इसको। तो भारत में क्या किया गया, पहली बार केंद्र में 2 सदनीय, मतलब हमारी संसद के विधायिका के 2 सदन हो गए। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर 2 सदनीय व्यवस्थापिका आ गई, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। उस समय राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, राज्यों की परिषद, और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते थे, ठीक है, जनता का सदन। लेकिन एक और चीज जो शुरू हुई, और वो शुरू हुई प्रत्यक्ष निर्वाचन। देखो, इस अधिनियम को भारत में जिस चीज के लिए जाना जाता है कि पहली बार भारत में डायरेक्ट इलेक्शन, जनता के द्वारा, सीधे जनता चुनती थी, पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। लेकिन क्या सबको वोट डालने का अधिकार था? क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया? नहीं, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो अंग्रेजों ने भारत में कभी दिया ही नहीं। वोटिंग राइट्स बहुत सीमित थे, मुश्किल से 10% लोगों को वोट डालने का अधिकार था, बहुत कम लोगों को। सबको वोट देने का अधिकार, जैसे आज आप देखते हो कि 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वोटिंग कर सकता है, ऐसा नहीं था। कुछ ही लोगों को, मात्र 10% लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार आप देखोगे कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ और पहली बार महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया। इस अधिनियम ने भारत में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया। इस मामले में भारत कई बड़े बड़े विकसित देशों से आगे निकल गया। कई देशों में, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कई देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। मामले में भारत थोड़ा आगे है। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भारत में काफी पहले दे दिया गया। ओके, दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्य, मतलब ज्यादातर सदस्य जो थे, वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किए जाते थे। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना जरूरी कर दिया गया। अब देखो, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, जिसमें 6 लोग हुआ करते थे, इसमें से आधे, मतलब 6 का आधा कितना होगा, 3, 6 में से आधे अब भारतीय होते थे। हमने अभी देखा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में गए, पहली बार, पहले भारतीय, और यहां आते आते 1 के 3 हो गए। इस अधिनियम ने 3 भारतीयों को वायसराय की परिषद में भेज दिया। मतलब जहां पहले 1 मंत्री था हमारा, अब 3 मंत्री भारतीय हो गए, 6 में से आधे भारतीय आधे अंग्रेज। समझ गए आप? 50-50 का मामला हो गया। ये समझ में आया पॉइंट? वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 भारतीय हो गए। लेकिन एक और चीज आपको मैं बता दूं कि जो पहले इन्होंने पृथक निर्वाचन शुरू किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन, जो 1909 के एक्ट में मॉर्ले मिंटो सुधार से शुरू हुआ था, उसको और बढ़ा दिया। पहले वो मुख्य रूप से मुसलमानों तक लागू था कि मुसलमानों को अलग किया था। अब इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ा दिया। अब भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन को विस्तारित कर दिया। मतलब अब सिख को एक सिख ही चुन सकता था, एक ईसाई को सिर्फ ईसाई चुन सकता था, एक यूरोपीय को सिर्फ यूरोपीय चुन सकता था। तो इन्होंने क्या किया, भारत में सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन को और ज्यादा बढ़ा दिया। मुसलमानों से आगे बढ़ाते हुए सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन तक ले गए उसको। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार, मैंने कहा आपसे, मुश्किल से 10% लोगों को वोट देने का अधिकार था। और वो भी किस पर? शिक्षा, कि कौन टैक्स दे रहा है, संपत्ति कितनी है,
आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, ये सबको देखते हुए मुश्किल से मुट्ठी भर भारतीयों को वोट देने का अधिकार यहां पर दिया गया। आया समझ में कि नहीं आया, ये बताओ। इज दैट क्लियर? तो सारे भारतीयों को वोट देने का अधिकार तो नहीं मिला। फिर इस कानून ने लंदन में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की, एक भारत उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया, और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्य जो है वो उच्चायुक्त को दे दिए गए। लेकिन इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि आप इस अधिनियम ने एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया। जो आप यूपीएससी देखते हो ना, जिसकी तो एग्जाम की तैयारी ही कर रहे हो आप लोग सिविल सर्विसेज की, तो हमारा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके बीज कहां है? इसके बीज भी इसी कानून में। इस कानून में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था, और 1926 में भारत में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन इसी कानून के तहत किया है। पूछा जाता है ना, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जब आप यूपीएससी की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो यूपीएससी की हिस्ट्री में आप देखोगे कि यूपीएससी आया कहां से। पहली बार यूपीएससी का गठन कब हुआ? 1926 में, और वो 1919 के अधिनियम के तहत ही हुआ था। ये प्रावधान इसी कानून में था। आगे जाकर यही सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया। फिर एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया इसने। अभी तक क्या होता था, पूरे देश का एक बजट बनता था। जैसे आज भारत में होता ना कि भारत सरकार का अपना बजट, जो वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री लाते हैं। फिर राज्यों का अपना अपना बजट होता है, हर राज्य में वित्त मंत्री होते हैं जो अपने राज्य का बजट पेश करते हैं। तो पहली बार इस कानून ने क्या किया कि भारत में केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। समझ में आ रहा है ये प्रावधान? अब राज्यों का अपना अलग बजट हुआ करता था। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट खुद बनाने, स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। अब राज्य की विधानसभा अपना बजट खुद बना सकती थी। फिर इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया। यह तय किया गया कि 10 साल के बाद एक आयोग का गठन होगा, और वो आयोग ये देखेगा कि भारत में 1919 का अधिनियम सफल हुआ कि नहीं हुआ, कहां तक हुआ। भाई हमने एक कानून बनाया, तो वो कानून अपने उद्देश्य को प्राप्त भी कर पाया कि नहीं। तो 10 साल का टाइम देते हैं, 10 साल में हम इसको अधिनियम को लागू करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित हुई, क्या भारत में 1919 के अधिनियम के उद्देश्य सफल हुए, ये देखेगा ये आयोग। लेकिन आप सबको पता है इस आयोग का गठन होना था 1929 में। अब समस्या ये थी कि 10 साल तक ब्रिटेन की सरकार वेट नहीं कर पाई। समझ में आई मेरी बात? 1929 में इस आयोग का गठन होने वाला था, लेकिन ब्रिटेन में आ गए चुनाव और इलेक्शन आ गए थे। ब्रिटेन की सरकार को लग रहा था कि शायद दूसरी पार्टी की सरकार आ जाएगी, हमारी सरकार चली जाएगी। तो उन्होंने 10 साल पूरे वेट भी नहीं किया पूरे होने का, और 2 साल पहले 8 वर्ष बाद 1927 में ही उन्होंने क्या किया, 1927 में ही उन्होंने एक आयोग का गठन कर दिया, और इस आयोग के अध्यक्ष का नाम था जॉन साइमन। अब आप सब शायद ही कोई ऐसा हो आप में से जो साइमन कमीशन के बारे में ना जानता हो। तो ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, चूंकि आयोग तो गठित होना ही था, 10 साल के बाद तो होना ही था, है ना। तो इन्होंने नवंबर 1927 में 8 साल बाद ही भारत में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया।
इस आयोग में टोटल 7 सदस्य थे, ध्यान रखना। इन 7 सदस्यों का एक वैधानिक आयोग गठित हुआ। इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इसमें सबसे बड़ी समस्या ही हमारी यही थी कि इस आयोग में सारे लोग अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब बुरा तो लगेगा ना, हमारे भविष्य के ऊपर फैसला करने के लिए एक आयोग बनाया जा रहा है और उस आयोग में हमें शामिल नहीं किया जा रहा। या तो आप हमें इस योग्य नहीं समझते, इस काबिल नहीं समझते कि हम आपके साथ शामिल हो जाएं, या फिर आपके मन में कुछ गलत है भावना, आपका इंटेंशन गलत है, इसीलिए आप हमें शामिल नहीं कर रहे हो। तो इस आयोग को व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं ना, आपने सुना होगा। इस आयोग को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। तो सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आपने देखा होगा यह आयोग फरवरी 1928 के आसपास भारत आता है, जहां पर पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, प्रदर्शन हुआ, हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए, कई जगह पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की मुठभेड़ हुई, हिंसा हुई। और ऐसी ही एक हिंसा में हमारे जो पंजाब केसरी थे लाला लाजपत राय साहब, उनको एक चोट लगी लाठी की और वो शहीद हो गए। तो साइमन कमीशन के बारे में इतिहास में तो आप पढ़ते ही हो। इसके बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में यहां पर हमें यह जानना है कि इस कमीशन की रिपोर्ट में क्या था। याद क्या क्या रखना है, ठीक है, याद क्या क्या रखना है। तो इस कमेटी की रिपोर्ट में द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की इसने क्या की, सिफारिशी। तो कहीं ना कहीं यह आयोग एक संघ की स्थापना, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना करना चाहता था, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को यह जारी रखना चाहता था। इसने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की सिफारिश की। यह भी कहा कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना अभी मत करो, भारत में केंद्र में इस तरह उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जरूरत नहीं है, बल्कि केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दो। जो द्वैध शासन राज्यों में लगा है वो केंद्र में ले आओ, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार दे दो राज्यों में। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। अब आपने सुना होगा इसके बाद में अंग्रेजों ने कहा कि चलिए देखते हैं क्या होता है। तो एक के बाद एक 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए। इसकी अपनी कहानी। पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई गया ही नहीं, कांग्रेस और ये तो बड़े बड़े दल तो गए ही नहीं, तो वो फेल हो गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इससे पहले इस बीच कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और इसी बीच गांधी इरविन समझौता हो गया। गांधी इरविन समझौता हुआ तो महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, वो भी फेल हो गया। वापस आके उन्होंने फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, कांग्रेस फिर नहीं गई। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन की कहानी यह है कि ये एक प्रकार से सारे फेल हो गया, निरर्थक हो गया। तो गोलमेज सम्मेलन हुए, इन सम्मेलनों में चर्चा हुई। हालांकि वो चर्चा किसी काम की नहीं थी, लेकिन चर्चा तो करी होगी कुछ तो। उस आधार पर संवैधानिक सुधारों पर ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र तैयार किया, एक व्हाइट पेपर तैयार किया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की एक समिति के पास रखा गया। फाइनली इस समिति की सिफारिशों को आखिरकार एक नए अधिनियम की शक्ल दी गई और तब जाके पारित हुआ 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसके बाद में आपने देखा होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत बड़ा दस्तावेज था। जितने भी भारत में अंग्रेजों ने कानून पास किए उनमें सबसे बड़ा, सबसे अच्छा भी माना जा सकता है, क्योंकि पुराने वाले कानूनों से तो काफी अच्छा था और भारत की आजादी तक यह कानून चलता रहा। 1935 का कानून बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बीच एक और घटना हुई। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का दिमाग घूम गया और उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की।
सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं हमारे। अब उन्होंने एक और चाल चली कि पहले उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों से अलग किया, हिंदू मुस्लिम में दरार डाली 1909 में। अब उन्होंने कहा कि हिंदुओं में भी दरार डाल, हिंदुओं में भी आपस में, क्योंकि हिंदू भी बटे हुए हैं। हमारे यहाँ उस समय सवर्ण और दलित बहुत चलता था, अगड़ा पिछड़ा। कुछ लोग हमारे यहाँ पर नीची जाति के माने जाते थे, अछूत माने जाते थे, उनकी अपनी सामाजिक समस्याएं थी। तो ब्रिटेन की सरकार ने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पृथक निर्वाचन को दलितों तक पहुंचा दिया। जैसे एक मुसलमान को मुसलमान चुनेगा, सिख को सिख चुनेगा, ईसाई को ईसाई चुनेगा, वैसे ही एक दलित को दलित चुनेगा। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि अभी तक तो आपने खाली धर्म के आधार पर बांटा था, अब आप जाति के आधार पर भी बांटने पर आ गए। उन्हें पता था कि भारत में दलितों की अपनी समस्याएं, शिकायतें हैं, और वो थी, लेकिन इससे फायदा उठाने की कोशिश उन्होंने की। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रेमजे मैकडॉनल्ड ने क्या किया, अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड कहते हैं। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख और ईसाई यूरोपियन आंग्ल भारतीयों के लिए एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि दलितों के लिए भी लागू कर दी। मतलब मैंने आपसे कहा कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था अब दलितों तक भी पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके बाद जब ये बात महात्मा गांधी को पता चली, तो आपने सुना होगा कि उन्होंने पुणे के यरवदा जेल में अनशन कर दिया। वो भूख हड़ताल पर बैठ गए कि मैं दलितों के ऊपर तो इसको लागू नहीं होने दूंगा। आखिरकार दलित नेता अंबेडकर, क्योंकि उस समय वही दलितों के सबसे बड़े नेता थे, वो अकेले ही दलितों की आवाज माने जाते थे, तो अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच बैठक हुई, चर्चा हुई, आपस में एक समझौता हुआ। इस समझौते को आप पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो पूना पैक्ट में क्या हुआ, यह समझौता हो गया कि भाई दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं देना, और इसकी जगह उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दो, रिजर्व कर दो। वो तो आज भी है भारत में, आज भी आप देखते हो कि एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व हैं लोकसभा में, विधानसभाओं में। तो आरक्षण से हमें उतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना पृथक निर्वाचन से पड़ सकता था। तो दलितों के लिए रिजर्व कर दी गई सीटें, पृथक निर्वाचन। ब्रिटेन की सरकार ने भी मान लिया और उन्होंने भी अपना वो निर्णय रद्द कर दिया कि दलितों को निर्वाचन अलग से देंगे। ठीक है, तो आखिरकार पूना की यरवदा जेल में उनका अनशन हुआ, और फिर दलित नेता अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, और इसके तहत संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया। मतलब हिंदुओं में कोई फर्क नहीं होगा, चाहे वो दलित हो चाहे सवर्ण हो। और भारत में एक प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण समझा था, क्योंकि समझौता नहीं होता तो शायद दलित भी भारत में एक अलग धर्म की तरह हो जाते, और दलितों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिए गए। इसके बाद में आया ये कानून। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। देखो मैंने अभी आपसे कहा यार लाइक करने में तो कंजूसी मत करो। अगर आप सेशन देख रहे हो तो सीधी सी बात है, आपको इसका फायदा होगा, आपको ये समझ में भी आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। तो कम से कम लाइक करते रहिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप्स में, जहां भी आपको लगता है कि ये उन लोगों के काम आ सकता है। तो अब क्या हुआ, 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या हुआ, इसमें क्या प्रावधान थे? चलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम को समझने की कोशिश करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत बड़ा दस्तावेज था, अपने आप में भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर माना जाता है। उन्नीस का जो भारत शासन अधिनियम था वो भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। उसका कारण यह है
कि अभी तक अंग्रेजों ने भारत में प्रांतों को पूरी तरह से स्वायत्तता नहीं थी। प्रांतों में पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार की स्थापना अंग्रेजों ने नहीं की थी, लेकिन अब अंग्रेज भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना में उन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यहां पर था कि प्रांतों में द्वैध शासन हटा लिया, पूरी तरह से प्रांतों को अधिकार दे दिए गए। इस अधिनियम की विस्तृत होने का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कितना बड़ा था कि 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। अब आप मुझे बताओ, जब भारत का संविधान बना था तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान था। यह भी आपको पता है कि उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे, है ना, इतने ही थे ना। जब संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। देखो 321 तो इसमें भी थे, मतलब लगभग भारत के संविधान जितना बड़ा दस्तावेज था ये। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, इसमें 10 थी, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां, मतलब सोचो कितना बड़ा दस्तावेज था। अब इस अधिनियम में क्या खास था? देखो, इस अधिनियम ने भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की कल्पना की। मतलब एक संघ बनेगा जिसमें ब्रिटिश भारत के जीते हुए सारे इलाके होंगे और वहां पर सारे देशी रियासतें भी होंगी। अब ये रजवाड़ों को भी शामिल कर रहे थे। अब एक समस्या ये थी कि भारत में जो हिस्सा ब्रिटिश सरकार के पास था, ब्रिटिश अधीन या ब्रिटेन के अधीन था, जो हमारे प्रांत हुआ करते थे, जो प्रेसिडेंसियां थी, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसमें रजवाड़ों को भी शामिल किया गया, देशी रियासतों को भी शामिल किया गया। लेकिन देशी रियासतों में इतना आसान नहीं था इसको शामिल करना, क्योंकि देशी रियासतों का मामला अलग था। यहां इनके अपने अपने राजा महाराजा नवाब हुआ करते थे और ये अपने आप में स्वतंत्र थे। दरअसल कुछ मामलों को छोड़कर, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, कुछ मामलों को छोड़कर ये देशी रियासतें अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र थी। जबकि भारत में जो प्रांत थे वो ब्रिटेन के अधीन थे, तो प्रांतों में तो इन्हें मुश्किल नहीं आएगी इसको सब करने में। लेकिन देशी रियासतें क्यों माने? देशी रियासतों ने माना ही नहीं कि हम तुम्हारे संघ में शामिल क्यों हो। उन्होंने मना कर दिया और यह संघ कभी बन ही नहीं पाया। ठीक है, देशी रियासतों के मना करने की वजह से यह संघ कभी बन ही नहीं पाया, यह अस्तित्व में ही नहीं आया, क्योंकि रियासतों ने साफ कह दिया था कि हमें आपके इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना मामला है, वो अपने आप में राजा महाराजा स्वतंत्र हैं, तो वो क्यों अपनी शक्ति को छोड़ेंगे। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, जैसे आप देखते हो ना भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची। अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इस अधिनियम ने भारत में 3 सूची बना दी। एक बनाई संघीय सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को था, केंद्र को था। दूसरी बना दी राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को था। और तीसरी बना दी समवर्ती सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को था। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट थे, ये विषय थे। राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। मतलब केंद्र को ताकतवर रखा गया, संघ को शक्तिशाली रखा गया। ऐसा आप पूछो ना, भारत में संविधान में जो आप देखो शक्तियों का बंटवारा है, किस पर आधारित है? इसी अधिनियम पर है। इस अधिनियम में 3 सूचियां थी और यही 3 सूचियां आज भी 7वीं अनुसूची में है। दिक्कत यह है कि अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को थी। याद रखने में दिक्कत यहां आती है, अवशिष्ट शक्तियां किसको थी? वायसराय को। आजकल अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 248, कौन सा?
अनुच्छेद 248 ये कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हो। ऐसा कोई विषय जो तीनों सूची में नहीं होगा उस पर कानून बनाने की शक्ति हमारा संविधान संसद को देता है अनुच्छेद 248 के अनुसार। लेकिन इस कानून ने अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी। यहां तक समझ में आया? हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो यह अधिनियम एक तरीके से फेल हो गया। फेल इसलिए हुआ क्योंकि वो संघ कभी बना ही नहीं जिस संघ की कल्पना की गई थी। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि प्रांतों में वो द्वैध शासन, जो सड़ा हुआ शासन था, वो जो एक दिखावे का शासन था, वो समाप्त हो गया। द्वैध शासन की व्यवस्था खत्म हो गई और प्रांतों में स्वायत्तता आ गई। देखो 1861 के एक्ट से, जो मैंने आपसे कहा, जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, यहां आके पूरी हो गई। अब प्रांतों को पर्याप्त अधिकार थे। अब प्रांत एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्वतंत्र थे, स्वायत्त थे। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी अब गवर्नर को सारे ही मामलों पर राज्य की विधान परिषद की उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना था। अब गवर्नर जो कुछ भी करेगा वो मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, जो कि उत्तरदायी थी विधान परिषद के प्रति। तो एक प्रकार से उत्तरदायी सरकार जो भारत में 1919 के एक्ट से लाने की कोशिश की थी, वो यहां आके पूरी हो गई। ये समझ में आ रहा है आपको? ये क्लियर हुआ कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना यहां आकर पूरी हो गई। यह व्यवस्था शुरू हुई 1937 में, 1937 में ये शुरू हुई और 1939 में इसे समाप्त भी कर दिया गया। फिर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। पहले जो हमने देखा हस्तांतरित और आरक्षित विषय राज्यों में थे, द्वैध शासन जो राज्यों में लागू किया गया था 1919 में, वो वहां से खत्म कर दिया और केंद्र में लागू कर दिया। अब केंद्र में विषयों को दो भागों में बांट दिया, वही हस्तांतरित और आरक्षित। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाया। तो एक प्रकार से केंद्र का जो था मामला, वो द्वैध शासन राज्यों से केंद्र में आ गया। फिर अब कई राज्यों में, 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका आ गई। पहले मैंने आपको बताया कि 1919 के एक्ट से केंद्र में द्विसदनीय विधायिका आई। अब कई राज्यों में भी 2 सदन। देखो इसको जरा ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजन है यहां। अगर आपसे पूछे द्वैध शासन, तो द्वैध शासन प्रांतों में आया 1919 में, केंद्र में आया 1935 में। अगर आपसे पूछे द्विसदनीय विधायिका, तो केंद्र में आई 1919 में और प्रांतों में आई 1935 में। अब कई सारे प्रांतों में 2 सदनीय विधायिका आ गई। जैसे आज है ना, भारत में 6 राज्यों को देखो आप, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन है कई राज्यों में, भारत में 6 राज्यों में। तो ऐसे ही 11 में से 6 राज्यों में उस समय भी इत्तेफाक से 6 संख्या वही है, 6 राज्यों में 2 सदनीय विधायिका आ गई। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत और असम। इन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी आ गई। इसने मताधिकार का और विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए आप सब जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना के लिए इसी अधिनियम में प्रावधान था। इसने संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्यों के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया। पहले संघ लोक सेवा आयोग तो पहले ही आ गया था, अब राज्य लोक सेवा आयोग भी आ गया।
ठीक है। और 1937 में एक फेडरल कोर्ट आया, संघीय न्यायालय। यही संघीय न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट के रूप में आगे आ गया। 1950 में जब संविधान बना और लागू हुआ तो इसी को सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, फेडरल कोर्ट को। तो ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन यहां से मेंस में आया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं होता तो भारत के संविधान को बनाने में और कितना समय लग सकता था, या क्या और समय लगता या नहीं लगता। तो ये क्वेश्चन यहां से इस तरीके के आते रहे हैं। हमने 1935 तक के अधिनियम पढ़ लिए हैं। अगली क्लास में मैं आपको ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम देखेंगे संविधान का निर्माण वगैरह आदि आदि चीजें। आप इस सीरीज में बने रहिएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस सीरीज को अगर आप हमेशा देखोगे, लास्ट तक देखोगे, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपने इस सीरीज को अटेंड किया पूरा डेली तो आपको एम लक्ष्मीकांत में कोई समस्या, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जितने एक्ट मैंने आपको पढ़ाए उन सारे एक्ट के लगभग हर प्रावधान हमने अच्छे से क्लियर किए, अच्छे से कवर किए। तो आप लगातार इस सीरीज को देखते रहिएगा। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि बीच में छोड़ोगे तो बार बार फिर भटकना पड़ेगा इधर उधर। मैं एक ही बार में एक ही साथ में आपको ये पूरा लक्ष्मीकांत कवर करवा रहा हूं, तो प्लीज इसको देखिए अपने फायदे के लिए। ओके, तो फिर मिलेंगे कल 3:30 बजे ठीक इसी समय, फिर आपकी अगली क्लास होगी। लाइक करना ना भूलें। आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर कीजिए। कमेंट में आप फीडबैक भी दे, कई सारे बच्चों ने कल फीडबैक दिया था पहले सेशन के बाद कि उन्हें सेशन अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और अगर आप रेफरल कोड मेरा यूज करना चाहें CKLIVE, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी आपको बहुत फायदे में मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन 3 महीने का और मिल रहा है एक्स्ट्रा 63,000। तो GS ऑप्शनल टेस्ट सीरीज नोट सब कुछ उसमें हो जाएगा। और 19 जनवरी तक का टाइम है। 19 जनवरी को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले कोशिश करिए कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है गाइस, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है आपके साथ रोज जब मैं मिलता हूं, क्लास करता हूं, क्योंकि पिछले 2 महीने से क्लासेस नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश, और आज ये फिर से स्टार्ट हो गया है तो अब अच्छा लगने लगा है। आप लोग डेली अटेंड करिएगा क्लास को। और फिर से एक बार मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।